मैं टॉपिक्स और आज मैं जो क्लास करवाने जा रहा हूँ वो 10th के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो 17 तारीख को परीक्षा देने वाले हैं मैथ्स का, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ये ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि मेरा जहाँ तक अनुभव है 5 सालों का, उनमें से पता चल जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और अभी के एग्ज़ाम के अगर बात करें हम, तो ऑब्जेक्टिव की, तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस बनाना है, सिलेक्ट करना है। ये ऐसे मान लीजिए कि पूरे सिलेबस आपके सामने है, रख दिया जाता है और उसमें से आपके लिए 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। ये नहीं कह सकता हूँ कि इजी है कि हार्ड है या फिर इजी एग्ज़ाम है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी का जो एग्ज़ाम का तरीका है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए टफ ही होंगे उनके लिए, क्योंकि पहली बार इस तरह के एग्ज़ाम में वो बैठेंगे, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा होगा। लेकिन तो इसमें से जहाँ तक 100 में से 50 क्वेश्चन की बात आता है, तो वहाँ पे आप किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, इस वीडियो को देखिए आप। कि इस वीडियो देखने के बाद आप आसानी पूर्वक 99% मैं ज़रूर बात करूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। ज़रूर इस वीडियो को देखिए, साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि साथ साथ आपकी फ़ायदा होगा, साथ साथ आपके स्टूडेंट्स, आपके जो मित्र होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनका भी फ़ायदा होगा। जहाँ तक अपने फ्रेंड्स की अगर फ़ायदे की बात आ जाए तो वहाँ पे ज़रूर फैलाने की कोशिश करें, तो और फैला करके मेरा सपोर्ट भी करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है, ये भी यूक्लिड विभाजन के द्वारा। अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों को, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात करोगे, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो बड़ा होगा टर्म उसको आप ए मान लेना, क्लियर, और जो छोटा होगा उसे बी मान लेना, क्लियर। नॉर्मल रूप में मैं बता रहा हूँ, फास्ट में सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करूंगा, जिससे आपके 2 दिनों में कवर भी हो जाए और आसानी पूर्वक आपको 100% मार्क्स लाने में सफल रहे, ठीक है। तो देखिए ए और बी, अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर मान लेना, एक टर्म। अब यहाँ पे देखिए 225 मैंने ए की जगह पे लिखा, बी की जगह पर मैंने रखा 135। 135 से मैं 2 से अगर डिवाइड करता हूँ इसको एचसीएफ, तो नॉर्मली समझिए कि एचसीएफ ऐसे जैसे आप भाग विधि से कर रहे थे, वैसे ही 135 से 225 में आप डिवाइड देते हो, वैसे ही आप आसानी पूर्वक इसमें एचसीएफ कीजिए। 135 से हम देते हैं तो 1 से लगेगा, तो 135 होगा, क्लियर। अब जब इस पर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा, और यहाँ पे 135 रखेंगे, फिर 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90, यहाँ पे 45 हुआ, फिर यहाँ पे कितना से डिवाइड लगेगा, यहाँ पे ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर एचसीएफ आपने सीखा है 45 दूना 90, इस तरह से कट गया, यानी ये 45 जो है वो हो गया एचसीएफ। सेम यही चीजें आपको इस टर्म में लिख देना है, बस हो गया यूक्लिड विभाजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सबसे पहले कितना लिखा, 135 से 1 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 135 हो जाएगा। ये देखिए 135 1 बचा कितना, रिमाइंडर कितना बचा, वो 90, तो बस हमने रखा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, तो 135 बराबर कितना हो जाएगा, 90 से हम गुना करेंगे कितना, तो 1 से अगर डिवाइड दिए हैं यहाँ पे 90 गुने 1, फिर बीच में प्लस बचा कितना, 45। अब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे अगेन, कि यहाँ पे इसको फिर मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, बी मान लूँगा। 45 को 2 से गुना करूँगा, क्या हो जाएगा, 90। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया 0, यानी बचा क्या, ये जो बी वाला टर्म है यही होगा एचसीएफ। ये है रहा आपका यूक्लिड विभाजन के मेथड के द्वारा। आप आसानी पूर्वक सीख गए होंगे यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तो आप नॉर्मल वे था आपका।
आसानी पूर्वक आप समझ गए। 135 और 225, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो एक ही क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं डिस्क्राइब कर दूं फास्ट में, ठीक है। तो मात्र 2 दिनों का ये क्लास मैं करवा रहा हूं, पूरे आपके मैथमेटिक्स इतने जरूर कवर हो जाएंगे कि आसानी पूर्वक आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। जरूर देखें वीडियो को। अब देखिए 135 को मैं सबसे पहले तोड़ूंगा, तो जिसके लास्ट में अब 5 रहे ना, खास करके 5 और 0 हो तो आप याद रखना कि इसमें हमेशा आप डिवाइड 5 से लगाना। अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हो तो ये इसमें आप हमेशा अक्सर 2 से लगा लेना, डिवाइड कर लेना। अब 3 से डिवाइड लगाने के क्या होते हैं मेथड कि जो भी संख्या आपके पास गिवन होंगे, जो भी दिया होगा, उन तीनों जितने भी टर्म होंगे उन सभी को जोड़ लेना। अगर वो 3 से कट रहा है तो आप उसमें डिवाइड 3 से लगा लो। जैसे हम बात करेंगे 27 है, ठीक है, तो 27 है तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, 7 दूनी 9, 9 3 से कट रहा है यानी इसमें डिवाइड 3 से लगेगा, ठीक है। तो ये है विभाजकता का रूल्स होता है, तो उस पर आप फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे है 2 7 9 9 18, अगर 18 और 3 18 3 21 21 और 21 6 27, तो ऐसे इतने नंबर हैं। अब इसमें मैं कितने से लगाऊं, तो 2 से भी लगा सकते हो क्योंकि 2 लास्ट में 6 हैं। वैसे 3 से भी लगा सकते हैं। कैसे, 7 2 9 9 9 18 18 3 21 21 6 27, 27 3 से कट रहा है यानी 3 से यहाँ पे डिवाइड लगेगा। क्लियर हो गया आपको कि 2 से इतने 5 है, ये क्या किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से आप डिवाइड दो इसको, 5 दूना 10, यहाँ पे बचा कितना 3, 5 7 35। अब ये 7 2 9 3 से कटेगा, 27 है 3 9 27, फिर 3 से लगाओ, 3 तिया 9। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 5 के पावर कितने होंगे, 1, 3 के पावर कितना 3। क्लियर। अब यहाँ पे फिर लास्ट में 5 है तो 5 से लगाओ, 5 चौका 20 बचा 2 25 25। क्लियर। अब फिर से 5 से लगाओ, 5 9 45, फिर 3 से लगाओ, 3 3 जा 9। क्लियर। तो 5 के पावर कितना 2 और 3 का पावर कितना 2। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड के मेथड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। आपको क्या करना है, कोशिश कि जो कॉमन होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा जो कॉमन कौन सी है संख्या, तो यहाँ पे 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। अब हमें ये देखना है कि किसके पावर कम है, उस पे हमें ध्यान देना है। तो इसका 5 का पावर कितना है 1 और इसके पावर कितना है 2, तो कम किसके हैं, तो इसके हैं, तो आप 5 का पावर 1 ले लो। क्लियर। अब इसमें हमें देखना है कि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। अगर 3 इसमें होता और इसमें ना होता तब हमें 3 को टच नहीं करना है। अगर 2 इसमें है और इसमें नहीं है तो आपको 2 नहीं लेना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या होगा कि 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 वाले को टर्म को लेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए कितना होगा, 5 का पावर 1 5 और 3 का पावर 2, तो 3 गुने 3, तो 3 तिया 9, 5 9 45। तो इस तरह से हमने देखा कि एचसीएफ इस मेथड के द्वारा भी 45 ही आया, और आपके यूक्लिड विभाजन के द्वारा जब हमने बनाया था तो वहां पर भी 45 ही आया। नॉर्मल सी बात है कि अगर कान को पकड़ना है तो ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात बराबर है। तो इसलिए आप अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा बनाए या फिर यूक्लिड विभाजन के द्वारा बनाए, दोनों मेथड सटीक हैं, आसानी पूर्वक आप बना सकते हो। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में किस पर्पज से एग्जाम में पूछा क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा बना है तो आप अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा बनाओगे। अगर वहां पे यूक्लिड विभाजन लिखा हुआ है तो आप यूक्लिड विभाजन जो मैंने पहले टाइप में बताया कि इस टाइप से बनाना है, तो वहां पे उस टाइप का बनाना है एग्जाम में क्वेश्चंस। अगर आपको सीधे क्वेश्चंस पूछा गया है कि 135 और 225 का अभाज्य एचसीएफ ज्ञात करो, सीधे अब एचसीएफ ज्ञात करो, तो आपका मर्जी है जिस मेथड के द्वारा बनाना है आप सीधे बना करके बनाओ, उसमें टिक मार लो। ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव है तो जिस मेथड के द्वारा आपको आता है सटीक तरीके से उस तरीके से बना करके आप निकल सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो जिस तरीके से बना करके निकलना है निकल जाइए। ठीक है, क्लियर। तो आपने सीखा कि एचसीएफ कैसे करके हम मतलब महत्तम समावर्त कैसे करके हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा। अब हम बात करेंगे एलसीएम का, लघुत्तम समापवर्त। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं इसको, लॉस। अब देखिए 5 का पावर कितना है 1, इसमें 5 का पावर कितना है 2। अब इसमें हमें ये देखना है कि ज्यादा किसमें है, इसमें या इसमें, तो इसमें ज्यादा है तो 5 के पावर 2 लेना है। इसमें मैंने कम वाला लिया था,
लेकिन इसमें हम किस में लगे, ज्यादा वाले टर्म को लेंगे। क्लियर है। अब देखिए 5 का पावर 2 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी दिया, देखना है कि किसमें ज्यादा है। तो 3 का पावर 3 इसमें है, 3 का पावर 3 ले लो। क्लियर हो गया। अब देखो 5 25 और गुने 3 तिया 9 तिया 27। क्लियर। तो ये आपको 27 और 25 को गुना कर लेना है, जितना आंसर होगा उतना कर लेना है। ठीक है, यही आपके आसानी पूर्वक एलसीएम बनाने के मेथड है। क्लियर हो गया। चलिए, तो आपने सीखा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे कैसे। एक दो टर्म और मैं बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ। देखिए आपके पास क्वेश्चन है 7 और 9, 7 और 9 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। नॉर्मल सा वे में हम ज्ञात करेंगे, 7 का तोड़ लेंगे 9 का तोड़ेंगे। अब देखिए 7 तो टूटेगा नहीं, ठीक है, 9 भी नहीं टूटेगा, 3 तिया 9 होगा, यही होगा ना, 3 तिया 9, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, 7 1 और 3 तिया 9, 9 में भी एक है और 7 में भी एक है। तो नॉर्मल सा वे है कि आप आसानी में जब नहीं कटेगा तो एक जो है वो कॉमन, एक हमेशा है, भगवान है वो हमेशा हर जगह होता है। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना किया जाए तो वही मान होगा। ठीक ना, 1 से 7 को गुना करो, 1 से 25 को गुना करो, 1 से 10 लाख को करो, फिर भी उतना के उतने होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो 7 को 1 से गुना करोगे 7 ही होगा, 9 को 1 से गुना करोगे 9 ही होगा। ठीक है ना, जितना भी होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया। एलसीएम में हमें क्या करना है, जब दोनों में से कोई अगर वो कटे नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीधे 7 को 9 से गुना कर लो, 63 आंसर हो गया। यही हो गया आपके क्या चीजें, एलसीएम हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए। अब हम बात करेंगे अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने लिखा दो संख्याओं का गुणनफल। एक आपके क्वेश्चन डायरेक्ट जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो ध्यान देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये एचसीएफ और एलसीएम किसका, ये जो दो संख्या है ना उसी का एचसीएफ और उसी का एलसीएम, इन दोनों का गुणनफल जो होगा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और साथ साथ उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो दोनों बराबर होंगे। यानी फिर से समझें कि ये थ्योरी क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा और उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा, उस एचसीएफ और एलसीएम को जो गुना करेंगे, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं को जो गुना करेंगे वो दोनों बराबर होंगे। यही थ्योरी कह रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके पास मैंने एक क्वेश्चन रखा 125 एवं 50। ठीक है, यहां पे मैंने ये रखा, दो संख्याएं हैं। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, मतलब एचसीएफ, दो संख्या ये है, एक संख्या दो संख्या, क्वेश्चन आपके दिए होंगे कि दो संख्या 125 एवं 50 है। ठीक ना, तो वहां पे एचसीएफ 125 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम कितना है होगा, यहाँ पे 25 है। ठीक ना, एचसीएफ कितना है 25। तो यहाँ पे हमको ज्ञात करने के लिए पूछा जाए एलसीएम कितना होगा, 125 और 50 का एलसीएम बराबर व्हाट, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। कभी आपके एग्जाम में क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे, एक संख्या दे देंगे, दूसरी संख्या को विलुप्त कर देंगे। अब दूसरी संख्या बताओ, जबकि दोनों चीज दे देंगे, एलसीएम और एचसीएफ दे देंगे। तो अभी हमने थ्योरी से पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या क्या है, 125 गुने 50 बराबर उसके एचसीएफ, तो एचसीएफ कितने हैं 25 गुने एलसीएम, एलसीएम हमें नहीं पता, मान लेते हैं x। ठीक है, तो आप आसानी पूर्वक 125 गुने 50 बट्टा हम कर लेंगे 25 बराबर x, 25 25 दूना 50 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 250। ठीक है, क्लियर, यानी एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 250 आंसर। आप समझ चुके होंगे कि कैसे करके हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। अगर कभी आपके पास एलसीएम दिए होंगे, एचसीएफ ज्ञात करना होगा। कभी आपको क्या करेंगे कि दोनों संख्या दे देंगे और एलसीएम दे देंगे, एचसीएफ ज्ञात करना है। कभी आपके दूसरा संख्या दे देगा, पहला संख्या विलुप्त कर लेगा, एचसीएफ, मतलब तीन चीज गिवन होंगे, एक चीज फाइंड आउट करना होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने ये टाइप के क्वेश्चंस को भी जान गए। जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 अंक के दे दिए तो 3 संख्या दे दिए, तो यहाँ पे इसका एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करें, कुछ नहीं है, 12 को आराम से तोड़ लेना है, 15 को तोड़ लेना है, 21 को तोड़ लेना है। 3 चौका 12, 2 दूना 4, फिर 3 पंचे 15, उसके बाद 3 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 3 का पावर 1, 2 का पावर 2,
फिर 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1। हम सबसे पहले क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF में देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो सारे जगह पे 3 का पावर कितना है, 1, तो 3 का पावर 1 हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे LCM, तो LCM बराबर क्या होगा, 2 यहाँ पर भी है और कहीं नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आपको लेना है, ठीक है, 2 का पावर 1। अब 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें बड़ा वाला होता, लेकिन यहाँ पे 3 है और सभी जगह 3 का पावर 1 ही है, बराबर है, तो फिर भी ले लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया। अब 2 में देखना है, 2 में देखना है हमें, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो आपको लेना है, 2 का पावर 2 वाला लेना है, क्लियर। अब यहाँ पे 5 इसमें है और बाकी में नहीं है, फिर भी आपको लेना है। 7 इसमें है, बाकी नहीं है, फिर भी आपको लेना है। अब यहाँ पे हमने जाना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, फिर 7, तो आप आराम से बना लेंगे, 420 आपके एलसीएम हो गए। तो ये आप समझ गए कि 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, जो भी हो उसका एचसीएफ एलसीएम आसानी पूर्वक हम अभाज्य गुणनखंड से के द्वारा प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए में, क्योंकि अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूं, फिर धीरे धीरे मैं टाइप वाइज और धीरे धीरे लेवल 1, 2, 3 की ओर बढ़ेंगे। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ओर हूं। उसके बाद क्वेश्चंस पूछा जाता है कितने बार कि अगर पाई के बारे में हमें पूछा जाए कि ये परमेय है कि अपरमेय है, तो याद रखिएगा ये अपरमेय है। अब इसमें 2 लगा दे कि 3 लगा दे, उससे डजंट मैटर, आप अपरमेय ही में मानना। अक्सर क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसलिए हम टाइप वाइज क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे एनालिसिस कर देता हूँ कि जिससे आपको वहां पे मारने में सहूलियत हो। अगर रूट अंडर यहाँ पे 16 है, तो 16 को अगर आप तोड़ोगे तो 4 गुने 4 आराम से पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, तो यहाँ पे 4 हुआ, ये परमेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, परिमेय, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.32 है, तो ये क्या होगा, परमेय या अपरमेय, तो परमेय होगा, ये क्या होगा, परमेय होगा, क्लियर। अब देखिए 1.33212 डॉट 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 दे दिया, डॉट 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 देखेंगे कि अपरमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये सब ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं 1.31 और उसको आपको रेकरिंग दे दिया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, परिमेय होगा। ये सब चीजें को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपने यहाँ पे परिमेय देखा, यहाँ पे अपरिमेय, फिर परिमेय, यहाँ पे परिमेय, यहाँ पे परिमेय। अब देखिए रूट अंडर 2 और 7 दे दिया, नीचे रूट अंडर 2 दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ देता, 7/1 हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, कट जाएगा, आसानी पूर्वक समझ गए कि परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि किस किस टाइप के आप ध्यान रखेंगे। अगर परिमेय को अगर हम गुना करते हैं अपरिमेय के साथ, अपरिमेय के साथ, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय, क्या होगा, अपरिमेय, ध्यान रखिएगा। अगर परिमेय को हमें गुना जोड़ करना है किसके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रूट अंडर 2 और 7, तो रूट अंडर 2 क्या है, अपरमेय है, अब 2 क्या है, परमेय है, तो ये क्या होगा, अपरमेय होगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, परमेय गुने अपरमेय बराबर क्या, अपरमेय, तो इसीलिए 2 इंटू रूट अंडर 7 इक्वल टू अपरमेय होगा। अगर मैं बात करूं परमेय और अपरमेय का, अगर ऐड होगा, यहाँ पे जोड़ होगा, तो भी क्या होगा, अपरमेय ही होगा। अब 2 प्लस रूट अंडर 7 मैं बात करूं, तो ये क्या होगा, अपरमेय होगा, क्लियर। ये क्या है, अपरमेय है, क्योंकि 2 क्या है, परमेय, और मैंने अभी कहा परमेय प्लस अपरमेय, यानी अगर परमेय संख्या में अपरमेय से जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, फिर भी वो क्या होगा, अपरमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आपके आसानी पूर्वक 1 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आएंगे। इस जो जितना मैंने बताया है यहां से जरूर आपके 1 क्वेश्चंस आएंगे, आने की संभावना है, तो जरूर इन चीजों को आप देख लें ढंग से। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा एक आपका 2 या 3 नंबर्स के क्वेश्चन, जो भी 2 नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि रूट अंडर 5 कुछ भी हो, आपके रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है, ज्यादा फंसने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए आप एक बार मेरा सलाह मानिए कि जरूर देखिए, अच्छे स्टूडेंट्स का भी वहां पे फंस जाता है, 2 नंबर 5 नंबर छूट जाता है, तब जा करके आपको जो है वो बहुत दुख होगा। तो इसलिए मेरा सलाह होगा, मेरा सजेशन होगा कि आप क्या करें कि जो चीजों को जगह पे जिस टॉपिक्स में लग रहा है कि मैं यहाँ पे फंस सकता हूं, उसको आप पहले इस पॉसिबिलिटी को हटा करके उसको जो है पूर्ण रूप से दिखा दीजिए, उसको देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चंस देखा, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे भी, और भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, कुछ मैं द्विघात समीकरण की तरफ आ जाता हूं और द्विघात समीकरण के भी क्वेश्चंस लेंगे कुछ। सबसे पहले मैं एक भाग समझा देता हूं, ठीक है। एक भाग भी क्वेश्चंस आ सकता है कि डिवाइड मुझे कि कैसे व्यंजन का देना है। तो एक क्वेश्चंस में लेता हूं यहां से कि y + 2 से आपको डिवाइड देना है
2y² प्लस 3y और प्लस 1 में। ये आपके हो सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका शेषफल क्या होगा। ये ऐसे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एक टर्म को हमें हटाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कितने से गुना करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि पहला प्लेस क्या है, 2y² है। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए मुझे सबसे पहले तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 2y² होगा, 2y होगा, और एक y से गुना करेंगे तभी 2y² होगा। तो बस 2y² हो गया, क्लियर। अब हमें एक चीज पता है, अब 2 से 2y को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4y हो जाएगा, क्लियर। अब हमें पता है कि इसके साइन जो है वो अपोजिट हो जाते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इस तरह से ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से घटेगा या इसमें से घटेगा, तो -y हो गया, बीच में +1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस लाना है, तो यहाँ पे हम -1 से गुना कर दिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -y, क्लियर। तभी तो माइनस प्लस होगा और कटेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस, -1 2 1 2, ये माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, अब 2 और 1 3 +3, यानी ये क्या है, शेषफल। शेषफल रिमाइंडर जो है इस व्यंजन के वो 3 है, ठीक है। और ये भागफल हो गए, ये आपके जो दिए गए थे, आसानी पूर्वक आप शेषफल में टिक मार लेंगे। आपके क्वेश्चन आ सकता है शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, कर लिया है। अब 50 में से हमको मारना है, ठीक है, तो वो उसको 100% करना है। तो एक राउंड जरूर इस वीडियो को देखें पूरा का पूरा। टाइप वाइज आपके ऑब्जेक्टिव को मैंने एनालिसिस किया है, हर एक चैप्टर से उठाया है, जहां से भी आने की संभावना है क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को मैंने आप है वो कौन कौन सा है, एक अल्फा है और एक आपका बीटा है, दो जो है ये इनके शून्यक हैं, क्लियर है। अब अल्फा और बीटा दो इसके शून्यक हैं। अब इसमें हमको क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा। अब नॉर्मल सा बात है कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है -b/a। एक राउंड जरूर देख लें फॉर्मूला को। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप आसानी पूर्वक अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a² प्लस b²। और यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है आपको। सबसे पहले a b c हम समझ लेते हैं। a क्या होता है, x² का जो गुणांक होता है वही a होता है, तो इसके पीछे में a = 1, b = कितना होगा, x के पीछे वाला तो -7, c के पीछे c कितना होगा, जो आपके अचर होंगे तो वो हो जाएंगे c। a टर्म क्या होगा, x² का गुणांक, b क्या होगा, x के पीछे वाला जो भी चर राशि होंगे उसके पीछे वाला, ठीक है ना। और जो मतलब कांस्टेंट टर्म होंगे वो हो जाएंगे c। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमको अल्फा प्लस बीटा -b की जगह पर क्या है, -7/a, a की जगह पर कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे c/a, तो c की जगह पर कितना है 6, a की जगह पर कितना है 1, तो इस तरह से 6 आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा तो नॉर्मल से है, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 7, तो इसका स्क्वायर कर दो 49 आंसर। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आसानी पूर्वक फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ्स में कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरी है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप आसानी पूर्वक हर एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछने की संभावना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख लें और प्रैक्टिस कर लें, समझ लें कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 है। के मूल जो है, इनके मूल जो है ना द्विघात समीकरण के, वो वास्तविक एवं समान है। तो सभी बच्चे पढ़े होंगे कि मूल क्या होता है, द्विघात समीकरण के विवेचक क्या होता है, उसी को विविक्त कर कहते हैं, डी क्या होता है, इन सब के बारे में आप जानते हैं बढ़िया से। तो डी जब क्या होता है कि इनके थोड़ा मैं प्रकृति से रिलेटेड बातें कर देता हूं। जब डी का मान 0 होगा ना तो कंडीशन क्या होता है कि वास्तविक एवं समान होता है। वास्तविक एवं समान क्या, समान का मतलब क्या कि उनके मूल बराबर, अल्फा = बीटा होता है, क्लियर। अगर मैं बात करूं कि d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा का मतलब क्या, +1 +2 +3 ये प्लस हो गया। अब 0 से जैसे ही बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है कि अल्फा का वैल्यू अलग होगा, बीटा का वैल्यू अलग होगा, क्लियर। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है,
ठीक है, 0 से छोटा मतलब माइनस हो जाता है, क्योंकि 0 से छोटा तो माइनस में ही होगा ना। तो अगर 0 से छोटा हो जाता है उस कंडीशन में अल्फा और बीटा का मान नहीं निकल सकता। ये कंडीशन होता है काल्पनिक एवं असमान का, ये होता है काल्पनिक एवं असमान का। अगर आप जानते हैं, सिंपल सी है, रिवीजन करना है, आपको सुनना है ध्यानपूर्वक और क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को, टाइप को समझ करके उसको सॉल्व करना है। लास्ट टाइम में आपको बस एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश, और इस सभी तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करें बेहतर मार्क्स के लिए। अब देखिए अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे डी बराबर जब 0 होता है ना, तब यही कंडीशन होता है, वास्तविक एवं समान होता है। क्लियर? तो वास्तविक एवं समान किस कंडीशन में होगा, डी बराबर 0। कंडीशन मुझे पता होगा तभी तो वो डाल पाएंगे उस कंडीशन को। तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए जब ये बातें होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में यही होंगे ज्यादातर, नहीं तो आपके हो सकते हैं दूसरे होंगे, वास्तविक एवं असमान। तो असमान होंगे तब ये कंडीशन लेंगे, अदरवाइज आप बराबर वाले में, समान वाले में यही लेंगे कंडीशन। अब d इक्वल टू, आई नो डेट, अब इतना जानते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ac होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमें a के जगह पर तो पता है एक्स स्क्वायर के पीछे वाले, तो अब b की जगह पर -8 है, तो -8 का स्क्वायर, -4, a की जगह पर कितना होगा 1, और c की जगह पर कितना होगा k, इक्वल टू 0। क्लियर? 8 8 64, -4k इक्वल टू 0। अब ये माइनस है तो उधर जाएगा तो 4k इक्वल टू 64। अब यहाँ पे k इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 64/4, 4 8 8 64, 8 आंसर हो गया, यानी k का वैल्यू निकल के आया 8। आप अगर ऑप्शन वाला है तो आप 8 में ऑप्शन मान लो, आंसर मान लो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन के मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन, बाकी आप बने रहें। अभी मैं लगातार 5-4 वीडियो डालूंगा जिसमें आपके सारे बुकों का एनालिसिस, सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं इसमें डालता चलूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, धन्यवाद।